नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बेटा अपन चर्चा कर रहे थे परमाणु संरचना की। परमाणु के अलग अलग मॉडल देख रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा थॉमसन मॉडल, उसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने जो अभिधारणाएं दी थी उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे रदरफोर्ड की कमियां, और उसके बाद एक नया मॉडल है जिसे बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। उन दोनों की आज अपन क्या करेंगे, चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड की कमियां करें स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, बेटा सबसे बड़ी कमी इसकी ये थी कि ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। किसके बारे में नहीं बता पाया? परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया भाई? देखिए, इसने क्या कहा था कि एक परमाणु कैसी स्ट्रक्चर होती है, नाभिक होती है, जहां धनावेशित आवेश रहता है, उसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है। जब कोई पार्टिकल एक वर्ताकार पथ में गति करे तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है और लास्ट में कहां जाकर पड़ेगा, नाभिक में जाकर गिर जाएगा। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये चीज रदरफोर्ड नहीं समझा पाया कि जब ये वर्ताकार में गति कर रहा है तो एक टाइम के बाद ये नाभिक में गिरेगा। नाभिक में गिरने से परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात करूं तो मैं रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। किसकी? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसकी तो चर्चा अपन करेंगे बोर मॉडल में, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था? बोर ने बताया था। तो थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इसकी व्याख्या ये रदरफोर्ड नहीं कर पाया। तीसरा, अपरमाणविक कणों की स्थिति के बारे में, अपरमाणविक कणों की स्थिति के बारे में ये नहीं बता पाया कि अपरमाणविक कण है वो कहाँ स्थित होंगे। ये चीज नहीं बता पाए। आपके दिमाग में होगा सर ये अपरमाणविक कण होते कौन कौन से हैं? तो बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ये सब किसमें आते हैं? इसी में आते हैं। किसमें? अपरमाणविक कण। ये तीन मेजर इसकी कमियां थी। किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की। अब इन कमियों को दूर किसने किया? नील्स बोर ने अपना मॉडल किस कंसेप्ट पे रखा? रदरफोर्ड के कंसेप्ट पर ही रखा। नील्स बोर ने क्या किया? जो इसने बातें बताई थी उसका डीप में अध्ययन किया। चलिए बात करें कि लिख लिया आपने, ये सारी चीजें लिख ली होगी। अब अपन बात करेंगे कौन से मॉडल की? नील्स बोर मॉडल की। करें। चलिए अपन बात करते हैं किसकी? नील्स बोर मॉडल की। नील्स बोर ने क्या कहा था बेटा? नील्स बोर ने कहा था, हेडिंग डाल लेना, बोर की अवधारणा, बोर मॉडल। नील्स बोर ने मॉडल दिया, उसको बोला जाता है बोर मॉडल। इसकी कुछ कंसेप्ट है। इसने क्या कंक्लूजन निकाले कि पहला तो ये निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वर्ताकार पथ में, कौन? इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कैसे पथ में गति करेगा? नाभिक के चारों ओर
कैसे पथ में गति करेगा? स्थायी वर्ताकार पथ में, चारों ओर स्थायी वर्ताकार पथ में क्या करेगा? वर्ताकार पथ में गति करेगा। आपको ध्यान हो तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? वर्ताकार, लेकिन इसने कौन सा कहा है? स्थायी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लो। इसने कहा कि जो नाभिक है इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वर्ताकार पथ में, उसकी जो त्रिज्या है हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये जो दूरी है r हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये एक फिक्स पथ में क्या करेगा? इसके चारों ओर गति करेगा। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जो इसके केंद्र की तरफ कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल लगता है क्या? हाँ जी। और बाहर की तरफ क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। जब ये दोनों बल बराबर हो जाए तब ये पथ कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्थायी रहेगा। मान लीजिए मैं यहां इस इलेक्ट्रॉन की जगह में मान लूं किसको? मैंने मान लिया यहां हमारे कौन है? बिट्टू के पापा। किसके पापा है? ये लो, बिट्टू के पापा है। और बिट्टू के पापा वर्ताकार पथ में गति कर रहे हैं। किसके? ये लो, यहां कौन थी? अपनी बिट्टू की मम्मी। बिट्टू के मम्मी के चारों तरफ कैसा पथ बना लिया बिट्टू के पापा ने? वर्ताकार। क्योंकि बिट्टू की मम्मी का अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या है? बराबर है। बिट्टू की मम्मी का अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या है? बराबर है। तो बिट्टू के पापा चुपचाप कैसे पथ में गति करेंगे? वर्ताकार पथ में गति करेंगे। अपने पथ को चेंज नहीं करेंगे। क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात करें। दूसरी अवधारणा ये कहती है नील्स बोर की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ में गति तो कर रहा है, लेकिन वर्ताकार पथ में है इसका मतलब इसका क्या होगा? कोणीय संवेग होगा। क्या होगा? कोणीय संवेग। जब कोई कण वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसका क्या होता है? कोणीय संवेग। वो क्या होगा? कोणीय संवेग है h/2π का गुणज होगा। कैसा होगा भाई? h/2π का गुणज। मैंने क्या किया? बिट्टू के पापा का कोणीय संवेग फिक्स कर दिया। अगर इस पथ में गति करेंगे तो इतना होना चाहिए, मैंने फिक्स कर दिया। तो क्या ये अपना पथ चेंज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। हमेशा एक ही पथ में लगातार गति करेगा। ये इसकी क्या बन जाएगी? कक्षा या कक्ष बन जाएगा। कोणीय संवेग होता क्या है? 2πr। कोणीय संवेग होता क्या है? mvr बराबर क्या हो गया? nh/2π। r क्या है? पथ की त्रिज्या। r क्या है? पथ की त्रिज्या। n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स या कक्षा या कक्ष। कौन से कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं बिट्टू के पापा? यहां तक कोई दिक्कत? तीसरी अवधारणा क्या कहती है कि जब बिट्टू के पापा किसी और को देखकर एक्साइटेड हो गए, कहां चले गए? ऊपर वाली स्टेज में। ऊपर वाली स्टेज मतलब, अरे गलत मत समझना भाई, ऊपर वाली का मतलब ऊर्जा पाकर क्या हो गए? हवा में आ गए। कौन? अपने बिट्टू के पापा। और यहाँ कितने टाइम तक रुके? हवा में आदमी कितनी देर तक रुक सकता है? 10⁻⁸ सेकंड तक। ज्यादा देर हवा में नहीं रह सकते। हवा जल्दी ही निकल जाती है और हवा निकलते ही वापस कहां पर आ गई? जमीन पर। और जो एक्स्ट्रा हवा थी वो क्या हो गई? फोटोन के रूप में रिलीज हो गई।
ये बिट्टू के पापा में जो हवा आई, स्तरों में ऊर्जा में परिवर्तन आया, डेल्टा ई बराबर किसके होगा, एच न्यू के। ये भी क्या है, नील्स बोर की तीसरी अवधारणा। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोगों ने नील्स बोर मॉडल पढ़ा, इसने क्या चेंजेस किया? पहला चेंज तो किया रदरफोर्ड मॉडल से, रदरफोर्ड ने कहा वर्ताकार पथ में गति करेगा, लेकिन इसने कहा नहीं भाई साहब, वर्ताकार में नहीं, स्थायी वर्ताकार में करेगा। कक्षा हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ना ही ये कभी नाभिक में आके गिरेगा। ये फिक्स पथ में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। दूसरी अवधारणा, इसने कहा वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इसका कोणीय संवेग होगा, और कोणीय संवेग भी कैसा होगा, फिक्स वैल्यू होगी कितनी, h/2π का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब रियल नंबर यहां 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n की वैल्यू की बात कर रहा हूं, रियल नंबर होगा। ठीक है, यहां तक सर हमें समझ आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कहा था इसने, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वहां से वापस मूल ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या रिलीज करता है, फोटोन। और जो फोटोन होता है दोनों ऊर्जा स्तर के गैप के बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट दिया था नील्स बोर। आगे अब अपन बात करेंगे, यहां अपन ने बात की है इस दूरी की, त्रिज्या की, इसकी वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, कोणीय संवेग तथा क्वांटम यांत्रिकी के कंसेप्ट से इसकी वैल्यू आती है। आप लोगों के डेरिवेशन तो है नहीं इसका, तो डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देता हूं मैं। इसकी एक वैल्यू आती है सोल्व करने के बाद, r बराबर त्रिज्या r क्या है, ये रेडियस है, r बराबर क्या होगा, n² m h/2π का स्क्वायर 4πε/e²। ये क्या वैल्यू होती है, r की इस त्रिज्या की। आई कहां से, कोणीय संवेग का कंसेप्ट, mvr/nh/2π और e बराबर mc² से आप सोल्व करोगे, डेरिवेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। आपके डेरिवेशन है नहीं, दे नहीं रखा, तो आप लोगों को नहीं करना, डायरेक्ट ही वैल्यू याद करनी। अब अपन याद होगा आपको, रदरफोर्ड मॉडल में अपन ने ऊर्जा की वैल्यू निकाली थी क्या, -e²/8πε0 इंटू में r निकाली थी क्या। आप कहोगे हाँ जी सर, कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के क्या होती है, बराबर होती है। यहां से अपन ने E की वैल्यू निकाली थी क्या। आप कहोगे हाँ जी सर, बाकायदा हमें याद है। यहां R दिख रहा है क्या आपको, आप कहोगे हाँ जी, ये वैल्यू यहां रख दूं। आप कहोगे रख दो सर, आपकी मर्जी, रख दें। E बराबर क्या गया, e²/8πε0, ये तो मैंने ले लिया बाहर। 1/r की वैल्यू क्या आएगी, 1/n² h/2π का स्क्वायर इंटू में 4πε0 e² आएगा क्या। आप कहोगे आएगा सर, इसको नीचे वाले कहां चले जाएंगे, ऊपर कर दूं क्या, इसको रफ करके इसको मिटाकर लिख दूं यहां। आप कहोगे हाँ जी सर लिख दो। E बराबर क्या बन गया, E बराबर -e²/8πε0। ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, क्या चला जाएगा, m इंटू में 4π² e² आ गया, अपॉन में क्या आ गया, n² h² इंटू 4πε0 आ गया क्या। यहां तक देखो भाई, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या। आप कहोगे नहीं, कट रहा है सारा, काट देंगे। क्या कट रहा है, 1π से 1π ये गया, 1π ये गया, 2π गए, और कुछ कट रहा है क्या। आप कहोगे 4 दूनी 8 कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, कहीं कट रहा है क्या। आप कहोगे नहीं कट रहा। करें इसको, क्या बन गया, E बराबर
ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का ई की 4 इंटू एम बटे में क्या बच गया, बटे में देखो 2 ये पड़ा 4 ये पड़ा 8 हो गया वापस से एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच गया एप्सिलॉन नोट। यहां तक देखिए क्या सही लिखा है क्या, ई स्क्वायर, हाँ जी सही लिखा है और तो कुछ नहीं बच रहा, नहीं बच रहा सर, इतनी वैल्यू आ गई। अब मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश मेरे को पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मुझे पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, एच स्क्वायर का पता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे को पता है। तो इन सब की अगर मैं वैल्यू रख दूं इसमें तो क्या ई की वैल्यू आ जाएगी क्या, आप कहोगे हाँ जी सर आ जाएगी। कितनी आएगी, इन सबको अगर मैं रख के सॉल्व करूंगा तो माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ऊर्जा किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर ये तो बात मैंने किसकी कर ली, त्रिज्या और ऊर्जा की। इसके बाद नील्स बोर ने क्या किया बेटा, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम बनाया। मैंने कहा था ना रेखीय स्पेक्ट्रम अपन नील्स बोर मॉडल में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। इसने क्या किया, ऊर्जा के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाया। बनाऊं, पहले ऊर्जा स्तर के लिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर बराबर कितनी आ गई, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ गई E2, एन बराबर 2 रखूं, माइनस का 13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करोगे तो E3 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 13.6 अपॉन में एन की जगह 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको आप सोल्व करके देखोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, 3 तक बहुत है। अब बनाते हैं इसका स्पेक्ट्रम, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम बनाए। आप कहोगे बनाओ, लिख लिया सब कुछ, यहां तक लिख लेना भाई साथ के साथ। चलें आगे, अब इनका क्या बनाएंगे अपन, स्पेक्ट्रम बनाएंगे, बना ले। हाँ जी, आप कहोगे बढ़ा लो सर, इनका स्पेक्ट्रम भी बना लो। उसके बाद अपन बात करेंगे स्पेक्ट्रमी लाइनों की। कर लें क्या, ये सारा रफ करके मैं अच्छे से स्पेक्ट्रम बना दूं, ये लिख लेना भाई साथ के साथ। आप लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठा करो क्लास में। ये क्या है, E1 है, पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है और ये चौथा ऊर्जा स्तर। इस प्रकार लास्ट में कौन सा आएगा, nवां ऊर्जा स्तर आएगा। अपन ने पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी निकाली है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की कितनी थी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की कितनी थी, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथे की आप निकाल लेना, ये आपका है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा ई। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा ई। इन दोनों का भी कितना होगा, डेल्टा ई। और ये बराबर किसके होगा, एच न्यू के। एच न्यू किसके बराबर, एच न्यू। अर्थात कहने की बात ये है कि नील्स बोर ने कहा था जो ऊर्जा के पैकेट्स बनेंगे, ऊर्जा के जो स्तर बनेंगे, उनके दोनों के ऊर्जा के स्तर है, उनके ऊर्जाओं का अंतर, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा गैप है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका कहने का मतलब है जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल इक्वल होते चले जाएंगे। इनके बीच कोई चेंज नहीं आएगा, कहीं यहां से पतला यहां से बड़ा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इनके बीच का गैप हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। ये तो क्या बन गया, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम। यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलें आगे, अब अपन बात करेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम की। करने बाद जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर, कौन, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा।
ये लो, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, अपर स्टेट है। यहां पर खड़े हैं आप, खड़े हो, ये आपका घर है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, आपका घर है, मम्मी ने आपको पैसे दिए तो आप तुरंत कहां निकल जाओगे, शॉप की तरफ, दुकान की तरफ। पैसे दिए हैं तो वस्तु लाने के लिए आप कहां चले जाओगे, शॉप की तरफ, तुरंत भाग के जाओगे। और यहां कितनी देर रुकोगे, जितनी देर आप सामान लोगे, कितनी देर, 10 की पावर -8 सेकेंड। उसके बाद दुकान वाला रुकने देगा क्या, नहीं, वो कहेगा भाई जी सामान ले लिया, वापस अपने घर पे जाओ। यही बात किसके साथ होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, वहां रुकता है 10 की पावर -8 सेकेंड तक। उसके बाद ऊर्जा को त्याग कर कहां आ जाता है, वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौट आता है। इस दौरान जो फोटोन निकलते हैं, ये विकिरणस निकलती है, इनका एक स्पेक्ट्रम बनता है, उसे बोला जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। इनसे जो विकिरण उत्सर्जित हुई है, इनसे एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। आगे डालो तो हेडिंग डाल लेना, परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। बनाए रेखीय स्पेक्ट्रम, अपन ने समझ लिया क्या होता है, बनाए परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, रेखीय। बात करूं, मेरे पास क्या है, अलग अलग n बराबर पहला स्तर है, n बराबर दूसरा स्तर है, n बराबर तीसरा स्तर है और n बराबर चौथा स्तर है और n बराबर पांचवा स्तर है। इस प्रकार चलता जाएगा और लास्ट में कौन सा होगा, nवां स्तर, उससे पहले वाला n-1वां, उससे पहले वाला n-2वां, ऐसे चलता जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से यहां से वापस कहां आए, पहले स्तर में, n-1 से कहां आए, पहले में, n-2 से कहां आए, पहले में, पांचवें से कहां आए, पहले में, चौथे से कहां आए, पहले में, तीसरे से कहां आए, पहले में, और दूसरे से कहां आए, पहले में। कहने का मतलब जब उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा त्याग कर पहली कक्षा में आता है, पहले लेवल में आता है, तो श्रेणी बनती है कौन सी, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, जो विकिरण उत्सर्जित हुई है उनसे एक श्रेणी बनेगी। लाइमन नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा, इसलिए इसका नाम दे दिया लाइमन श्रेणी। अब बात करूं दूसरे के लिए, जब कहां से आए, nवें से आए और दूसरे में, n-1वें से दूसरे में, n-2वें से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, तीसरे से दूसरे में, ये वाली जो श्रेणी बनती है, ये बनती है बामन श्रेणी। बामन नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बामन श्रेणी। अब बात करूं, अब की बार किस में आएगा, बोलो भाई। आप कहोगे सर तीसरे में आना चाहिए, nवें से तीसरे, n-1वें से तीसरे, n-2वें से तीसरे, पांचवें से तीसरे और चौथे से तीसरे। ये बनेगी लाइमन बामन पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, कौन सी श्रेणी बनेगी, पाश्चन श्रेणी। अब बात करूं, तीसरे में आ गया, अब चौथे में आएगा, nवें से चौथे में, n-1वें से चौथे में, n-2वें से चौथे में और पांचवें से चौथे में। लाइमन होगी, बामन होगी, पाश्चन होगी, ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। अब लास्ट बची, कहां से आएगा, nवें से पांचवें में, n-1वें से पांचवें में, n-2वें से पांचवें में। ये क्या बन गए, फुंड श्रेणी। कौन सी श्रेणी, फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी बन गई। ये लीजिए, ये 5 प्रकार की श्रेणियां बनती है जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए।
वहां से वापस लौटकर मूल ऊर्जा स्तर में आए और जो विकिरण उत्सर्जित होती है उनसे ये लाइनें बनती है, इन्हें बोलते हैं श्रेणियां। इन श्रेणियों को अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया, इसलिए उनके नाम पर इनका नाम रखा गया। ये कहलाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। यहां तक अपन ने आज चर्चा की, किसकी? नील्स बोर मॉडल की चर्चा की। उसके बाद ऊर्जा की वैल्यू निकाली, त्रिज्या की वैल्यू निकाली और अपन ने क्या देखा? रेखीय स्पेक्ट्रम। बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।